हेलो 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 क्लास, अभी आवाज में सुनाई दे रही है आप लोगों को? लाइबा, आपको आवाज आ रही है? वर्दा, आपको आवाज आ रही है? वर्दा, आप चेक करो, लाइबा को सुनाई दे रही है? आपको सुनाई दे रही है? हेलो हेलो क्लास, बाकी सबको सुनाई दे रही है? ओके वर्दा, आप अपना रिकनेक्ट करो। ओके वर्दा, आप पूछ रही थी कि आपका इंट्रोडक्शन कैसा है? ठीक है, अब आप लोगों ने कहाँ से ये मतलब अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लिखा है। जैसे वो मैं सीक्वेंस आपको बताना चाह रही थी, मैंने जैसे आपको बताया था, आपने सेम उसे फॉलो किया है। इनफैक्ट जो मैंने आपको साथ शेयर किया था, जो मैंने अपना इंट्रोडक्शन अपनी पीपीटीज में लिखा हुआ था, आपने उसे फॉलो किया था? वर्दा, आपने उसे फॉलो किया था? अच्छा, आपने वर्डिंग याद रखी थी। ठीक है, गुड। ये आपने बहुत अच्छा लिखा हुआ था। ठीक है ना, जैसे मैं चाह रही थी कि आप लिखें और जो सीक्वेंस बनाए आपने सेम उसी से लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा आपने लिखा हुआ है। और ये कॉपी पेस्ट तो नहीं है? मतलब आपने अपने उसे रिफ्रेश किया हुआ है या अभी जस्ट कॉपी पेस्ट किया हुआ है? ओके वर्दा, मैंने जस्ट ये डिस्कस करना था जहां आपने डिस्कस किया डायलिसिस इज ये कौन सा पैराग्राफ है? एक सेकंड, मैंने साथ साथ ओपन किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आपने डायलिसिस का डिस्कस किया, क्योंकि आपने हेपेटाइटिस बी और सी की रेशियो जो है वो डायलिसिस पेशेंट में देखनी है। जस्ट आपने इधर एक से दो लाइंस जो है मजीद ऐड करनी, जहाँ आपने लिखा है ना, डायलिसिस इज एन इफेक्टिव मीन्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंड स्टेज रिनल डिजीज एंड prolonged lives of patient with यूरेमिया। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपने आगे से लिख दिया, हाउ एवर ड्यू टू लॉन्ग टर्म ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरापी, लोअर रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी as well as cross heterogenic infection, patient are highly vulnerable to viral hepatitis infection। ये ओवरऑल सबकी बात हो रही है, ठीक है ना? बट आपने डायलिसिस में जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन में एक्सप्लेन किया हुआ है कि डायलिसिस जो है उसमें इफेक्टिव मीन्स है, ट्रीटमेंट का ना वे है। बस आपने ये है कि इधर थोड़ी सी डायलिसिस में हेपेटाइटिस बी और सी की इम्पोर्टेंस बतानी है कि उसमें जो है जस्ट इधर एक दो लाइंस मजीद ऐड करने की जरूरत है कि जो हमारा बेसिकली टॉपिक है ना, कि हमने हेपेटाइटिस बी और सी की रेशियो डायलिसिस में देखनी है, उसको थोड़ा सा इसमें ऐड करते हैं, एक से दो लाइनें और इधर ऐड करते हैं। जैसे आपने यहाँ ड्यू टू लॉन्ग टर्म ट्रांसफ्यूजन थेरापी, ट्रांसफ्यूजन इसमें ट्रांसफ्यूजन थेरापी भी होती है बट एक्सपायर होता है ना,
ब्लड का जो है हम फॉर क्लीनिंग पर्पसेस जो है ब्लड जो है पूरा बॉडी से बाहर निकालते हैं, ठीक है। और ब्लड बॉडी के अलावा जो है उसका एक्सपायर जो है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से होता है। तो ये एक रिस्क हो जाता है कि जब हम बॉडी से मतलब ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स जो है हमारे बॉडी के वो एक्सपोज हो रहे होते हैं डिफरेंट इन्फेक्शियस एजेंट्स के। तो इसलिए उनमें हेपेटाइटिस बी और सी की जो है अकरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर पर्सन, ठीक है ना, अदर पॉपुलेशंस। बस ये बात इसमें ऐड कर दें। वर्दा क्लियर हुआ? वर्दा मैं जस्ट ये कह रही हूँ, हाँ ठीक है ना, ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आपने जस्ट इसको रीफ्रेज करना है और इसमें जस्ट ये बात ऐड करनी है कि जैसे आपने वो 4th पैराग्राफ में डायलिसिस की बात की, जस्ट ये डायलिसिस का लिखा कि डायलिसिस जो है वो ये आप इसके लिए आपको रेफरेंस की जरूरत नहीं होगी। जैसे आप पूछ रही थी ना उस दिन के मैडम हमने जस्ट आप हम अपनी वर्डिंग में भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपके पास रेफरेंसेस काफ़ी हो गए हैं। अब आपने जैसे ये बात लिख दी है कि ये ऑथर ने कहा हुआ है कि डायलिसिस जो है वो एंड स्टेज रिनल डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, ठीक है ना, डायलिसिस। इसके बाद जो आप अपने से बात ऐड करेंगे उसके लिए रेफरेंस की जरूरत नहीं होगी। इसमें आप ये लिखें कि मतलब इन डायलिसिस पेशेंट एक्सपायर blood and blood products to external environment is higher and patients of dialysis are at higher risk than other population, ठीक है ना। तो इसमें जो है रेट ऑफ अकरेंस जो है हेपेटाइटिस बी और सी का जो है वो ज़्यादा है, बल्कि ये ज़्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन है हेपेटाइटिस बी और सी के लिए। तो इनमें जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं इसमें ये रेट को हम डिक्रीज करने के लिए जो है डिफरेंट जो है कॉस्टिव जो एजेंट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग और इनका कंट्रोल जो है वो इम्पोर्टेंट है। जस्ट ये बात आपने अपनी वर्डिंग में लिखनी है, जैसे भी आप लिख सके। इसके लिए आपको रेफरेंस की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आपने रेफरेंस ऐड किया हुआ है और आपने जस्ट अपने टॉपिक को वर्थ देना है। ये इसमें 2 लाइन्स ऐड करें डायलिसिस वाली लाइन के बाद कि डायलिसिस पेशेंट जो है वो हाई रिस्क पर होते हैं। किस लिए हाई रिस्क पर होते हैं? क्योंकि उनका ब्लड जो है वो ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक जो है वो एक्सपोज होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, ठीक है ना, और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, मशीनरीज जैसे डायलिसिस मशीन के साथ, ठीक है। तो उसमें जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो इन्हांस करते हैं हेपेटाइटिस बी और सी के अकरेंस में, और इन जो फैक्टर्स जो इन्हांस कर रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग और इनकी करेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है इन फॉर द कंट्रोल ऑफ हेपेटाइटिस बी सी अकरेंस इन डायलिसिस पेशेंट। बस ये ऐड कर लें, बाकी आपका बेस्ट हो गया और आप इसको बस रीफ्रेज कर लें, अपनी वर्डिंग में कर लें, ठीक है। और क्लास मैंने ये पूछना था, अच्छा वो मैं आपका वो जो दूसरा सेकंड मुझे सेंड किया है इंट्रोडक्शन वो मैं अभी बस डिस्कस करती हूँ। इससे पहले मैं ये जस्ट पूछ लूँ कि आप सब ने जिसने ईमेल की थी ऑथर्स को उनमें से किसी ने अभी तक आपको रिस्पॉन्स दिया, रिप्लाई आया किसी को? आप लोगों ने अपनी ईमेल्स चेक करनी है। हेलो, ओके। वर्धा के ग्रुप को भी नहीं आया, सभा के ग्रुप को भी नहीं आया और बाकी ग्रुप्स को आया है। किसी को ईमेल रिसीव हुई है? उन्हें रिमाइंडर डाल लें, ठीक है। आज जो है अगर आपको 3 से 4 बल्कि हमारे 4-5 दिन हो गए हैं ना ईमेल किए हुए, आपने 2 थर्स को किया था, ठीक है। आज जो है शाम तक आपने उन्हें रिमाइंडर की ईमेल्स कर देनी है, रिक्वेस्टिंग वे में करना है, ठीक है। ऊपर से ऊपर रिमाइंडर ईमेल करें और उन्हें रिक्वेस्ट करें कि सर, जो भी, अगर वो फीमेल है या मैडम है या सर हैं, ठीक है ना, उन्हें रिक्वेस्ट करें कि वो प्लीज़ शेयर कर दें, ठीक है। रिमाइंडर ईमेल्स जाएंगे तो वो फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत बिजी भी होते हैं तो रिमाइंडर पर ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अगर नहीं रिप्लाई करते तो हमें कोई और ऑथर्स को सर्च करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि हम मैक्सिमम 10 डेज या 1 वीक ही वेट कर सकते हैं, यानी कि हम उनके वेट पे बैठे रहें और वो हमें रिप्लाई नहीं करें। सही, उन्हें 2 रिमाइंडर्स भिजवाकर तो 3-3 दिन के गैप से तो हमें ऑथर्स चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी जस्ट 2 ग्रुप्स ने मुझे बताया उन्हें ईमेल नहीं मिली, बाकी किसी को मिली है ईमेल? आई है?
किसी और को ईमेल रिसीव हुई जो उन्होंने ऑथर को की हुई है? क्लास और किसी को ईमेल मिली अभी तक? ओके क्लास में साथ में ये नॉलेज एंड एटीट्यूड रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल सेटिंग साथ में इंट्रोडक्शन पढ़ रही हूँ, उन्होंने भी स्टार्ट अच्छा लिया हुआ है। मतलब आप लोगों ने वो बात जो मैं बताना चाह रही थी आप लोगों को बताई थी वो आप लोगों ने पिक की है। ओके क्लास आप लोगों ने इसका जो है राइटिंग फॉर्मेट जो है वो 12 रखना है। अच्छा ये आपने ये जो है इन्फेक्शन कंट्रोल वाला ये भी आपने अभी कॉपी पेस्ट किया हुआ है या आपने इसे रिफ्रेज किया हुआ है? हेलो रिप्लाई कर देते हैं ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर वो किसी जैसे आपने जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसी बात कर रही हूँ कि जैसे बहुत सी अगर वो नर्सिंग से रिलेटेड है जैसे उन्होंने पोस्ट आरएनए करती हैं जैसे हमारा बीएसएन है ना तो कुछ स्टाफ्स ऐसी होती हैं जिन्होंने जनरल नर्सिंग की होती है उसके बाद बीएसएन करते हैं या एमएसएन करते हैं उस टाइम वो जो रिसर्च करती हैं जैसे आप लोगों की सेम रिसर्च है अगर आप लोगों में से कोई बहुत अच्छा लिखता है ठीक है तो हम उसकी पब्लिकेशन भी करवा सकते हैं उस पर एक पूरा पेपर अगर कोई आप में से मेहनत कर सकता है तो उसे हम जैसे आप लोग पेपर्स अभी सिर्फ सर्च कर रहे हैं अपने पर्पज के लिए ना स्टडी के लिए सेम ऐसे आप उस फॉर्मेट पे डालकर आप लोग अपनी पब्लिकेशन भी करवा सकते हैं ठीक है। अगर तो वो फॉर एग्जांपल स्टडी इस साइट पर है कि उसका मतलब वो ईमेल्स वगैरह देखता रहता है तो वो रिस्पॉन्स ज़रूर करेगा। अब जैसे मैं नर्सेस की बात कर रही हूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो पोस्ट आरएनए वगैरह या बीएसएन करके एमएसएन करके उनका इतना इंटरेक्शन होता है इस ईमेल्स के साथ कांटेक्ट होता है ठीक है। तो हो सकता है वो लोग रिस्पॉन्स नहीं करें बट कोई डॉक्टर है जो पीएचडी डॉक्टर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज में लेक्चरर प्रोफेसर वगैरह जो होते हैं अगर उनकी है वो पेपर है तो वो तो डेली की डेली उनका काम ही यही है ना ईमेल्स वगैरह देखना और अपना तो वो तो फौरन रिस्पॉन्स करते हैं। अब हमने कुछ जो है वो जैसे गुलाब देवी का हॉस्पिटल कराची का हॉस्पिटल था ठीक है उसमें जो है वो स्टाफ नर्सेस की पब्लिकेशन थी तो उसमें से हो सकता है कि वो स्टाफ्स जो हैं वो रिस्पॉन्स नहीं करें जल्दी हो सकता है कि वो अपनी ईमेल्स भी ना देखती हूँ। इंट्रो जो है वो आप 1.5 पेज काफी है ठीक है 1.5 पेज काफी है मैक्सिमम अगर आपने करना है तो 2 पेजेस कर लें बस ठीक है। और
अब जब आप लोगों ने लिटरेचर रिव्यू लिखना है वो 3 पेजेस का लिख लें और उसमें आपने बार-बार वही बात आप लोग रिपीट कर सकते हो, ठीक है? कि इस साइंटिस्ट ने भी ये बात कही अपने पेपर में, इस साइंटिस्ट ने भी ये बात कही अपने पेपर में, जस्ट उसका डिफरेंस ये होगा। क्योंकि हमने रिव्यू कर रहे हैं ना लिटरेचर को, कि आज तक का जो लिटरेचर शो करता है, प्रेज़ेंट है, वो क्या हमें बता रहा है, ठीक है? रिव्यू में लिखने का डिफरेंस इंट्रोडक्शन से ये है कि इंट्रोडक्शन में जब हमने एक बात बता दी है कि इसका ट्रांसमिशन रूट ये है, ये हेपेटाइटिस ये है या फिर इन्फेक्शन ये है, ठीक है ना? तो ये जब एक बार डिस्कस हो गया दोबारा हमने रिपीट नहीं की। बट लिटरेचर रिव्यू में आप लोग बार-बार वही बात रिपीट कर सकते हैं, जस्ट ये कि ऑथर्स रेफरेंस जो है वो डिफरेंट हो। कि इस ऑथर ने भी ये बात कही, साइंटिस्ट ने ये बात कही हुई है अपने पेपर में और इस साइंटिस्ट ने भी अपने मतलब एक पैराग्राफ लिखा उसमें आपने इस ऑथर का रेफरेंस देते हुए कहना है कि अच्छा उसने ये कहा था कि हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो डायलिसिस पेशेंट में बहुत ज़्यादा स्पीडली स्प्रेड करता है, ठीक है ना? ये आपने नीचे रेफरेंस दे दिया। नीचे किसी और ऑथर ने अगर सेम बात कही हुई है तो आपने ये भी कह देना है कि मतलब ऑथर का नाम लिखकर कि ही आल्सो suggest he also said, ठीक है ना? he also proved by his study कि डायलिसिस जो है डायलिसिस पेशेंट में रेट ऑफ अकरेंस जो है हेपेटाइटिस बी और सी का बाकी पॉपुलेशन से ज़्यादा है। डायलिसिस की पेशेंट्स जो हैं वो वल्नरेबल पॉपुलेशन है इसके लिए, हेपेटाइटिस के लिए, ठीक है ना? आपने जस्ट प्रूव करते जाना है इस बात को। वर्दा समझ आ गई ना मैं क्या कह रही हूँ? रिव्यू में आपने क्या ऐड करना है, डिफरेंट पेपर्स लें और इसमें बस ये ऐड करते जाएंगे इस ऑथर ने ये बात कहा हुआ है कि हाँ इसमें ये बात है और ये फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इसके अकरेंस में। वर्दा मैं ये बता रही हूँ, आवाज़ आ रही है ना? कि अब आप लोगों ने इंट्रोडक्शन तो लिख लिया है। इंट्रोडक्शन में आपने जैसे पहले डिफाइन किया कि हेपेटाइटिस क्या है और ये इन्होंने इन्फेक्शन वालों ने बताया कि इन्फेक्शन क्या है, हॉस्पिटल में किस तरह स्प्रेड होता है, ठीक है ना? ये एक बार उसने बता दी है, उसके बाद दोबारा इन्होंने रिपीट नहीं की इन्फेक्शन को, या आपने नहीं रिपीट किया दोबारा से कि हेपेटाइटिस क्या है, ठीक है ना? एक ही बार ये बात लिखी है ना। लिटरेचर रिव्यू नाम देखें जस्ट क्या है, लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर मीन कि आज तक की जो रिसर्च हो चुकी है, रिव्यू मीन कि आप उसको रिव्यू कर रहे हैं, उन सब को एक रिव्यू डाल रहे हैं, ठीक है ना? अपने एक 3 से 4 पेजेस में क्या लिख रही हैं, रिव्यू लिख रही हैं कि जो आज तक किस साइंटिस्ट ने, किस ऑथर ने क्या बात कही है आपके टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है ना? वो बार बार रिपीट भी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने वर्दा ने काम किया है, वर्दा ने ये कहा कि हेपेटाइटिस बी और सी का अकरेंस जो है वो डायलिसिस पेशेंट में जो है लाहौर हॉस्पिटल जो है शालामार हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? उसके डायलिसिस पेशेंट में रिस्क जो है अकरेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर मतलब जो वार्ड्स वगैरह है, ये वर्दा ने बात कही। सेम ऐसे बात जो है वो लाइबा कह रही है। लाइबा ने क्या कहा कि हाँ कि हेपेटाइटिस बी और सी की अकरेंस जो है वो डायलिसिस पेशेंट में उसने ज़्यादा अपनी जो रिसर्च की रिसर्च की उसमें अकरेंस उसने ज़्यादा पाई, शालामार हॉस्पिटल में कम थी बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा उसने नोट की, ठीक है ना? उसके रिजल्ट्स ये फाइंड हुए कि उसने आपने बार बार बस अपनी बात को, जो आपका टॉपिक है उसको वर्थ दिलवानी है, उसके बारे में बताना है। वर्दा बात क्लियर हुई आपको? लिटरेचर रिव्यू आप रिव्यू कर रही हैं अब तक की कितनी रिसर्च हो चुकी है, किस ऑथर ने आपके टॉपिक से रिलेटेड क्या बात कही है, ठीक है? जैसे है कि उसमें ऑथर्स चेंज होंगे बट बात तो वही आनी है ना एंड पे, के डायलिसिस पेशेंट जो हैं वो ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। और जैसे वो इन्फेक्शन कंट्रोल का है तो इन्फेक्शन जो है हॉस्पिटल्स में, जाहिर है हॉस्पिटल्स में जो लोग काम करते हैं वो ज़्यादा रिस्क पर होते हैं, इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस हॉस्पिटल में ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू इन आवर हाउस, ठीक है ना? हमारे घर के कंपैरिजन में क्या है, हॉस्पिटल्स में जो है जो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है। एक बंदा जो सिर्फ ओपीडी में आया है, ठीक है, ये मैं वो लिटरेचर रिव्यू की बात उन लोगों के लिए कर रही हूँ जिनका टॉपिक इन्फेक्शन कंट्रोल है। वो अपना किस तरह वर्थ दिलवाएंगे, वो ये कहेंगे कि जो एक इंसान जो हॉस्पिटल में जो है 3 दिन एडमिट रहा है, ठीक है, 3 दिन से ज़्यादा एडमिट रहा है तो उसमें चांस जो है वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का उस बंदे से ज़्यादा हो जाता है जो जस्ट आया और ओपीडी में चेक करवा के चला गया, ठीक है?
ये इस ऑथर ने बात कही है। तो वो इसलिए कि क्यों उनमें ज्यादा हुआ है रेट ऑफ इन्फेक्शन, चांस ऑफ इन्फेक्शन इन पेशेंट्स हु आर एडमिटेड इन हॉस्पिटल फॉर मोर देन 3 days। ठीक है, वो इसलिए उनमें ज्यादा हो जाता है कि आप अपनी बात को किस तरह लिखेंगे कि वो जाहिर हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में रहा है, 3 दिन से ज्यादा रह रहा है, उसका एक्सपायर जो है वो इन्फेक्शियस एजेंट्स के साथ ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है ना, हर चीज जाहिर इन्फेक्शन है इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में। ठीक है ना, इन्फेक्शन प्रेजेंट है, किसी और पर्सन से कोई और बंदा जो इन्फेक्टेड है वो साथ में आकर एडमिट हो सकता है। ठीक है ना, ड्यू टू स्टाफ, हॉस्पिटल, इंस्ट्रूमेंट, किसी वजह से भी उसमें जो है इन्फेक्शन ज्यादा हो सकता है। बस आपने ये रिव्यू में लिखते जाना है अपनी बात, इन्फेक्शन को बताना है और उसकी जो है हम किस तरह रोक सकते हैं उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है। हाँ, आपने अभी इंट्रोडक्शन, और अभी हम इसलिए वेट कर रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर ऑथर आपको रिस्पॉन्स ही नहीं करता जो हमने ऑथर सिलेक्ट किया हुआ है, तो उसके बाद हम 1-2 और ऑथर सर्च कर सकते हैं जिसका सेम टॉपिक हो ना। तो ये ना हो कि हम टॉपिक सारा हमारा लिटरेचर रिव्यू भी हो जाए, इंट्रोडक्शन भी हो जाए, बट ऑथर हमें रिस्पॉन्स ही ना दे, तो हमारा टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि हम उसे लेके चल सकते हैं कि नहीं चल सकते। इसलिए मैंने कहा है कि आज रिमाइंडर ईमेल्स करें उन्हें। हाँ, जितना आपके लिए इजी है आप उतना लिख सकती हैं, डबल तो हो। ठीक है ना, आप लोगों ने जितना भी ये इंट्रोडक्शन लिखा है 1.5 पेज का है ना, बल्कि 1 पेज से ज्यादा जा रहा है ना, तो बस काफी है। 1.5 पेज का इंट्रोडक्शन हो जाए और 3 पेजेस का रिव्यू हो जाए, इनफ है। 3 मेन ये भी हो सकता है कि आपका 2.5 पेज है। ठीक है ना, मतलब कि हमारा 3rd पेज स्टार्ट हुआ है, वो 2.5 पेजेस भी हो सकते हैं कि हमारे पास 3rd पेज स्टार्ट हो गया है। बस ठीक है ना, आपका वर्दा जैसे इंट्रोडक्शन 1 पेज से ज्यादा है, मतलब कि 2nd पेज स्टार्ट हुआ है, इनफ है। उसके बाद जो हमारा सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट चैप्टर, चैप्टर तो नहीं से कहते, एब्स्ट्रैक्ट बस समरी होती है, जो हमारा मेन बात होती है वो 1 पेज की होगी। ठीक है, 1 पेज से वो थोड़ा कम नहीं होता है, बट उसे 1 पेज ही कंसिडर किया जाता है। ओके, लाइबा आपने रिफ्रेज किया हुआ है अपना टॉपिक। देखिए ये कितनी अच्छी बात है, आपने हाइजीन से रिलेटेड लाइबा डिस्कस की हुई है। जैसे मैंने कहा था ना कि फैक्टर्स को डिस्कस करना है, तो आपने 1 बाय 1 फैक्टर्स को भी डिस्कस किया हुआ है। जैसे सबसे पहले आपने हैंड हाइजीन को बात की। ठीक है, हैंड हाइजीन इन्फेक्शन कंट्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके हैंड हाइजीन की प्रैक्टिसेस को आपने बताया कि वो उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या, पेशेंट सेफ हैंडलिंग है कि पेशेंट के साथ हम किस तरह डील करते हैं, प्रोटेक्टिव मेजर्स से डील करते हैं या नहीं करते। ठीक है ना, पेशेंट सेफ पेशेंट हैंडलिंग है। हॉस्पिटल इन्वायरमेंटल सैनिटाइजेशन है। ठीक है ना, तो हॉस्पिटल को अब जो इन्वायरमेंट को हम किस तरह क्लीन रख सकते हैं, जस्ट सैनिटाइजेशन के थ्रू ही रख सकते हैं ना। स्टरलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करके, डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल फॉर आइसोलेशन यूनिट्स, स्पेशल यूनिट्स एंड जनरल वार्ड्स, रेशनल एंटीबायोटिक्स यूज। उसके बाद देखिए एक और बहुत अच्छी बात है, जैसे आपने वो देखा ना हॉस्पिटल में आपने ये वर्ड यूज किया, रैशनल एंटीबायोटिक्स यूज। तो एंटीबायोटिक्स का ही जो हम सही से यूज नहीं करते, वही जो है वो
सुपर इन्फेक्शंस वगैरह भी उसी से कॉज होते हैं, ठीक है। ऐसे इन्फेक्शन जो कि एंटीबायोटिक्स की वजह से, एक्सेसिव यूज की वजह से ही बहुत से जो है बैक्टीरिया रेजिस्ट कर जाते हैं, ठीक है ना। उनमें ऐसी म्यूटेशंस आ जाती हैं कि वो दोबारा उसी एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं होते। तो आपने ये देखें कितना अच्छा पॉइंट अंदर ऐड किया है, ठीक है। हमने इन्फेक्शन कंट्रोल में जैसे हमारे माइंड में जस्ट ये आ रहा है डिसइंफेक्शन करना है, स्टरलाइजेशन करना है, बट आपने क्या यूज किया है, रैशनल एंटीबायोटिक्स यूज, ठीक है ना। ये कितना अच्छा बात अंदर आपने पॉइंट्स ऐड किए हैं कि आपने वन बाय वन उन फैक्टर्स को डिस्कस किया हुआ है जो कि इन्फेक्शंस की अक्रंस में रोल प्ले करते हैं। नीडल कटल, ठीक है ना, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ, ठीक है ना। ये पैराग्राफ आपने बहुत अच्छा लिखा हुआ है जिसमें आपने फैक्टर्स को डिस्कस किया है, ठीक है। तो अब जब आपने देखना है, ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है आपने भी, और वर्दा का भी बहुत अच्छा है, और आप दोनों ने जो आज मुझे सेंड किया है वो दोनों बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। अब ये है कि हमने इसकी अक्रंस जो है नॉलेज एंड एटीट्यूड आपने चेक करना है। वो ये है कि ऑथर जब हमें क्वेश्चनर्स देगा, टूल्स बताएगा, तब भी हम उसकी जो है नॉलेज और एटीट्यूड चेक कर सकेंगे स्टाफ्स का, कि उसको इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में कितनी अवेयरनेस है, कितनी नॉलेज है, और वो कितना इम्प्लीमेंट भी कर रहा है, ठीक है, अपनी हॉस्पिटल सेटिंग्स में इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए वो कितना रोल प्ले कर रहा है अपने नॉलेज को यूज करके। ओके लाइबा, आपका तो चले साथ में रीफ्रेज हुआ है, वर्ता आप लोगों ने जो है ये इसको अब रीफ्रेज कर लेना, अपनी वर्डिंग में कर लेना है, और साथ में आप लोगों ने आज रिमाइंडर डाल देना ऑथर्स को, ठीक है। मैं आप लोग के साथ में अटेंडेंस ले लूं, उसके बाद टाइम बचता है तो मैं थर्ड ग्रुप का डिस्कस करती हूँ। मुझे क्लास में अटेंडेंस लेकर आपको इस अपने आपके इस जो है सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस और वर्थ बताऊंगी कि आपको जस्ट ये सिर्फ हमने अभी काम नहीं करना, ठीक है, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। जो लोग अपने हाथ से ये काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ना, जो खुद इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको ये बहुत हेल्प करेगा आगे, अगर उनका प्लान है आगे कुछ करने का, बीएसएन के बाद कुछ करने का। अच्छा क्लास, आप लोग पहले सब जो है मेरा लेक्चर्स अटेंड करते थे, अभी आप लोग की क्लास बहुत कम हो गई है जो लेक्चर अटेंड कर रही है। इसमें बेसिकली चाहे मैं डिस्कस एक या दो ग्रुप्स के साथ कर रही होती हूँ, बातें तो सबकी सेम होती है ना, आप लोगों का सबका मेथड सेम होगा। तो अगर आप लोग दूसरों के ग्रुप की डिस्कशन सुनेंगे तो ये आपके लिए अपने बेनिफिट, कितनी बेनिफिट होगी आप लोगों के लिए।
बाकी स्टूडेंट्स के लिए। पहले आप लोगों की पूरी क्लास जिसमें से बहुत कम स्टूडेंट्स होते थे जो मतलब अटेंड नहीं करते थे, और अब उसमें से जिसे कहते हैं ना हाफ भी नहीं रह गया जो स्टूडेंट्स क्लास अटेंड करते हैं मेरी। तो ये आप लोगों की अटेंडेंस बहुत मैटर करती है, इसलिए आप लोग जैसे भी ट्राई किया करें कि लेक्चर एटलीस्ट जरूर अटेंड करें। सब क्यों नहीं आप अटेंड करते ये लेक्चर्स? क्लास आप लोग क्यों नहीं लेक्चर लेते? और मुझे नहीं लगता वर्ता ने मेरी कोई एक क्लास भी स्किप की होगी जो इसने मिस की है, ठीक है? तो मेरा आप लोग के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ, जस्ट मुझे इन्हीं बातों से आप लोग का थोड़ा आइडिया हो रहा है ना। अगर आप लोगों का माइंड ओके क्लास अभी अपने सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस देखें कि ये सिर्फ होती है रिसर्च, या रिसर्च में यही होता है डिस्कशन होती है, आप लोग को एक मेथड पता चलता है कि आप लोगों ने काम किस तरह करना है, ठीक है? वो जस्ट आप अपने के ग्रुप के अपने टॉपिक पर डिस्कशन पसंद कर रहे हैं तो ये आप लोग की मिस्टेक है, क्योंकि जस्ट अपने टॉपिक के बारे में अवेयरनेस लेके एक टाइम में बैठ जाना वो काफ़ी नहीं होगा। देखिए 4th ईयर के बाद आप लोगों का अगर जस्ट प्लान जस्ट ये कि इंटर्नशिप करके आप लोगों ने जस्ट ऐसे बेड साइड नर्स काम करना है तो फिर तो आपके लिए इनफ है। बट अगर आपके माइंड जो है वो कुछ और है कि आप लोगों ने मज़ीद कुछ करना है, मुझे लगता है कि यकीनन आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है? तो फिर आपके लिए यही सब्जेक्ट आगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस तरह इम्पोर्टेंट है देखें, आप लोग बीएसएन भी करते हैं, इवन के किसी भी सब्जेक्ट में एमफिल करते हैं, एमएस करते हैं, तो उसमें आपका काम जस्ट और जस्ट यही रिसर्च वर्क होगा, ठीक है? पहले थोड़ा बहुत जो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसमें वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उसके बाद मेन काम जो आपका होगा ना वो आपका थीसिस ही होगा, रिसर्च वर्क ही होता है, और रिसर्च वर्क यही होते हैं, ठीक है? और मेथड जो आप लोग अभी सीख रहे हो यही आपके पीएचडी लेवल तक यही मेथड जाना है। रिसर्च वर्क सेम यही होता है, जस्ट ये कि आपका टॉपिक चेंज हो जाएगा। और अगर जो भी अभी आप लोग के टॉपिक्स चाहे डिफरेंट हैं बट आप लोग को काम करना आ गया कि हमने देखें स्टार्ट में आप लोग को पेपर जो है वो नहीं, रेलिवेंट पेपर का नहीं पता चल रहा होगा कि आपके टॉपिक से रेलिवेंट कौन सा टॉपिक है, ठीक है? आप बाद में आप लोग को ये भी पता चला होगा, बाद में आप लोगों ने देखो रेलिवेंट टॉपिक्स चाहे ढूंढ लिए, उसके बाद उसमें मेथडोलॉजी डिफरेंट थी, टॉपिक चाहे सेम था बट उसकी मेथडोलॉजी डिफरेंट थी। ये भी आप लोग को बातें अभी पता चली होंगी कि एक आपने जस्ट ये था कि आपने तो क्वेश्चनर्स बनाने हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी करनी है कि जस्ट आपने एक क्वेश्चनर बना लेने और जाके इंटरव्यूज वगैरह करने हैं, ठीक है? और इस तरह आप लोगों ने अपना सैंपल साइज कंप्लीट कर लेना है। कुछ होते हैं जो है कुछ की मेथडोलॉजी ये होती है कि उन्होंने जैसे फॉर एग्जांपल अब इन्फेक्शन चेक करना था तो उन्होंने उसके अंदर एंटीबॉडीज या डिफरेंट जो है वो जीन्स वगैरह चेक करते हैं। टॉपिक वो सेम हो सकता है बट उसके मेथडोलॉजी में ये है कि उसका लैब वर्क हो सकता है, ठीक है? ये बातें आप लोग को तब पता चली जब आप लोग खुद इंटरेस्ट लेकर करेंगे। और इसके बाद अगर आप लोग कहीं और जाना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सब इसमें इंटरेस्ट लेकर करें। हाँ, मैंने आपको बताया देखिए टॉपिक ऊपर से सेम था बट उसमें सीरोलॉजिकल स्टडी थी। सीरोलॉजिकल स्टडी क्या थी कि उसने ब्लड सैंपल्स लिए हुए थे, आपने तो ब्लड सैंपल्स नहीं ना लेने, ठीक है? उसमें ब्लड सीरोलॉजी स्टडी वो होती है जिसमें वो ब्लड सैंपल उसने कलेक्ट करने थे, ब्लड में से उसने सीरम सेपरेट करके उसके अंदर एंटीबॉडीज चेक करनी थी कि किस पर्सन के अंदर हेपेटाइटिस बी या सी की एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं या नहीं प्रेजेंट, ठीक है? कि उसका मेथड डिफरेंट था, काम डिफरेंट था, वो हमारे से रेलिवेंट नहीं हो सकता, ठीक है? हमारा तो ये था कि जिसने क्वेश्चंस किए हुए, इंटरव्यूज किए हुए, ठीक है ना, जिसकी डिस्क्रिप्टिव स्टडी है वो हमारे से रेलिवेंट था। तो ये तब होगा जब आप लोग खुद पार्टिसिपेट करेंगे। ग्रुप के 5 मेंबर हैं, आप जस्ट एटलीस्ट डिस्कस कर लें या एक काम अपने जिम्मे ले लें,
ताकि आपको पूरे थीसिस में से एक काम तो करना आ जाए ना, और आप सब ने आगे कहीं ना कहीं जाना है, ठीक है। ये नहीं कि जस्ट आपने इंटर्नशिप करनी है उसके बाद जस्ट बेड साइड नर्स ही बन के रह जाना है। नहीं, आप लोगों ने आगे अपना माइंड रखेंगे, आप लोगों ने आगे कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। सिर्फ टॉपर्स ही नहीं, बाकी स्टूडेंट्स भी करेंगे, ठीक है ना। एटलीस्ट सबने एमएसएन अगर नहीं भी होता तो किसी ना किसी सब्जेक्ट में एमफिल आप लोगों ने करना है, ठीक है। और पीएचडी उसके बाद करें आप लोग, और उसमें ये आप लोग की पब्लिकेशन रिसर्च वर्क ही मैटर करेगा, ठीक है। और ये रिसर्च वर्क ऐसे नहीं है कि सिर्फ टॉपर्स ही कर सकते हैं। ये वो काम है जिसमें अगर आप लोग के जस्ट इंटरेस्ट चाहिए और टाइम चाहिए, जिसके पास इंटरेस्ट अपना टाइम लगा रहा है ना, तो उसकी पब्लिकेशन वो मंथली भी अपनी पब्लिकेशंस कर सकता है। आप लोग जब एक बार लिटरेचर रिव्यू लिख लेंगे ना अपना, तो आप लोग ऐसे किसी भी टॉपिक पर रिव्यू बनाकर अपना एक आर्टिकल पब्लिश करवा सकते हैं। रिव्यू में आपने जस्ट ये कहना है कि फॉर एग्जाम्पल आपने 2000 से बात करनी है कि 2000 में ऑथर ने ये बात कही थी, ठीक है। ये रिव्यू होगा किसी भी टॉपिक पर। रिव्यू लिखने का क्या होता है, तो वही आप उसी टॉपिक पर रिव्यू पर अपना पेपर पब्लिश करवा सकते हैं। रिव्यू में क्या है कि 2000 में इस ऑथर ने ये बात कही थी इस पर, और उसके बाद 2000 में इसी ऑथर ने भी ये बात कही थी, बट 2001 में 2003 में ऑथर्स ने और बात कही। आहिस्ता आहिस्ता आपने 2000 से लेकर 2021 तक जो है वन बाय वन जिस ऑथर ने उस पेपर पर हमारे टॉपिक पर काम किया होता है ना, उसको ऐड करके जो है आप अपना जस्ट बातें लिखनी है ना रिव्यू पर। आप स्टार्ट जो है लिटरेचर रिव्यू पर करके ना, किसी भी टॉपिक पर लिटरेचर रिव्यू कर आप अपनी पब्लिकेशन करवा सकते हैं। जिसको लिटरेचर रिव्यू लिखना आ जाएगा ना, तो अपनी इसी रिव्यू पर ही बहुत सी पब्लिकेशन निकाल सकता है। इवन कि आप खुद सोचें कि अगर आपको रिव्यू का लिटरेचर रिव्यू का कोई पेपर मिल जाए आपके अपने टॉपिक से रिलेटेड, तो आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा ना। इसी तरह अगर आप किसी पर मेहनत कर लेती हैं 2000 से लेकर उसी टॉपिक पर पेपर्स को सर्च करके 2015 से लेकर बल्कि 5 साल की भी स्टडी कर सकती हैं, ठीक है। 5 साल का डाटा ले सकती हैं WHO का या कहीं का भी, ठीक है। उस टॉपिक पर डाटा कलेक्ट करे, अपना पेपर जो है किसी भी अगर आपके अभी नहीं है रेफरेंसेस एटलीस्ट रीफ्रेज करे, तो हम उसे क्या है उस पब्लिकेशन करवा सकते हैं, ठीक है। मुझे बताएं, मैं उसमें आपकी हेल्प करूंगी। हम पब्लिकेशन उसकी करवा सकते हैं। अगर आप में से कोई इतना कॉम्पिटेंट है कि वो लिटरेचर रिव्यू लिख सकता है अपने काम करने के बाद, ठीक है। अपना इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू और मेथोडोलॉजी की मेन हेडिंग्स लिखने के बाद अगर उसके पास काम होता है, टाइम बचता है, तो वो इवन कि चले अपने ही इसी को ही बेहतर करके हम एक पब्लिकेशन करवा सकते हैं, ताकि आपका सोचें कि आपकी बीएसएन में ही एक पब्लिकेशन हो गई आपके किसी रिसर्च वर्क पर। पब्लिकेशन जब आप रिव्यू करेंगे ना, उसमें मेथोडोलॉजी वगैरह नहीं चाहिए होगी, उसमें जस्ट रिव्यू चाहिए होगा। वर्षा कौन सा पॉइंट कह रही हैं, रिपीट कर दूं? वर्षा कौन सा पॉइंट रिपीट करने के लिए आप कह रही हो? ओके वर्षा, इंशाल्लाह। आपने पॉइंट कौन सा रिपीट करने के लिए कहा है? लिटरेचर रिव्यू वाला ऐसे जैसे आपने जस्ट हेपेटाइटिस का, आपका हेपेटाइटिस पर काम है ना, तो आप जो है वो 5 साल की, ठीक है ना, जैसे हॉस्पिटल्स में जो है प्रेवलेंस और इसकी अकरेंस वगैरह चेक होती है ना, एपिडेमियोलॉजिकल जो स्टडीज होती हैं, ठीक है। उसमें एपिडेमियोलॉजी वो होती है जिसमें डाटा शो करते हैं कि इस 1 साल में हेपेटाइटिस के इतने केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, ठीक है। वो डिफरेंस से आप ऐसे रेशियो लेके बता सकती हैं कि रिव्यू आहिस्ता आहिस्ता करते बताना है कि इस साल में इतने केसेस रिपोर्ट हुए, ठीक है, फिर इतने केसेस रिपीट हुए, थोड़े अगर कम हुए हैं तो उसकी वजह लिखनी है कि किस वजह से कम हुए हैं, अगर ज्यादा हुए हैं तो उसके कुछ वजह वो उसी पेपर के अंदर लिखी होती है कि अगर ये केसेस रिपोर्ट ज्यादा होना रिपोर्ट हुए हैं तो किस वजह से, उसमें डिफरेंट फैक्टर्स डिस्कस किए होते हैं। तो आपने वो डिफरेंट पेपर्स को साइट करते हुए ना एक एक पैराग्राफ जो है वो हर पेपर से लेते जाना है,
और ऐसे 3 से 4 मैक्सिमम 3 से 4 पेजेस का लिटरेचर रिव्यू लिखकर आप पब्लिश करवा सकती हैं और आपकी एक पब्लिकेशन हो जाएगी BSN में। आप ये सोचें, वो 2000 बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप जस्ट 2015 से या 2010 के पेपर्स लेना शुरू करें, ठीक है। WHO की ना, WHO का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि WHO ने कि ग्लोबली इतने केसेस रिपोर्ट किए हैं। ग्लोबली मीन कि पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस के, या कोई भी टॉपिक आप और ले सकती हैं, कि हेपेटाइटिस के इतने केसेस 2015 में रिपोर्ट किए थे, बट 2016 में केसेस कम हो गए, ठीक है ना। डाटा वो शो करेगा कि 2015 में कितने रिपोर्ट हुए थे, तब कितनी वो परसेंटेज लिखी होगी। अगर 16 में कम हुए हैं तो WHO ने वो भी डिस्कस किया होगा कि इसमें क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए कि इसके इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया गया, ठीक है। 16 में मजीद कम हुए या 17 में फिर बढ़ गए, तो किस वजह से बढ़े वो डिफरेंट करते हुए जस्ट 3 से 4 पेजेस लिखने हैं आपने और आपकी पब्लिकेशन हो सकती है। पहले आपने कॉपी पेस्ट करना है, फिर उसको बैठ के रिफ्रेश कर लें, ठीक है। और रिव्यू पर बहुत जल्दी पेपर पब्लिश भी हो जाता है, ठीक है। आप कुछ सोचेंगे आपको अगर हेपेटाइटिस से रिलेटेड डायलिसिस पेशेंट पर एक रिव्यू मिल जाता तो वो कितना आपके लिए बेनिफिशियरी होता। उसके नीचे नीचे जो है वो रेफरेंसेस भी दिए होते हैं कि उसने ये पेपर, इस पेपर से ये बात ली थी, तो जस्ट आपने वो एक पेपर निकालना था, उसके नीचे इतने रेफरेंस दिए होने थे, आपने उसको कॉपी पेस्ट गूगल पे करना था, वो पेपर दोबारा से खुद ही निकल आना था कि आपको बार बार सर्च नहीं करनी पड़ती। उस एक पेपर के अंदर ही हजारों या कम से कम 100 या 50 रेफरेंस जरूर होते हैं, और नीचे पूरा पूरा जो अब लास्ट चैप्टर होता है ना रेफरेंसेस का, उसमें पूरा रेफरेंस लिखा होता है। आप जस्ट उसको कॉपी पेस्ट करके गूगल पे सेम लिखते हैं तो वही पूरा पेपर दोबारा खुल जाता है जिसका उसने रेफरेंस यूज किया होता है, ठीक है। ये जस्ट 3 से 4 पेजेस का आप एक रिव्यू लिखकर किसी भी टॉपिक पर अपना पेपर पब्लिश करवा सकती हैं। अगर किसी में इतना स्टैमिना है या वो कोई इंटरेस्टेड है तो वो लिखे, तो हम पब्लिश करवाएंगे, ठीक है। बट ये एंड पर काम रखेंगे कि BSN से पहले पहले आप लोग का एक जो है पब्लिकेशन भी हो जाए। ओके क्लास, बाकी जो ग्रुप्स हैं, मैंने एक जो है ग्रुप, उसका जो है ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो फाइनल करने हैं, और एक का है जो है वो टॉपिक बताना है। इसके अलावा बाकी जो ग्रुप्स हैं वो मुझे अपना इंट्रोडक्शन लिख के सेंड कर दें। ओके वर्दा, आप हर काम में इंटरेस्टेड हो, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक। और इसी अगर आप, हाँ इंशाल्लाह, ठीक है ना। बट पहले हम अपना काम कंप्लीट करेंगे। ये काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपके पास टाइम हुआ तो 4 पेजेस लिखना मुश्किल नहीं होगा। आपने 2 पेजेस का इंट्रोडक्शन लिख लिया है और 3 पेजेस का रिव्यू लिखेंगे। 5 पेपर्स टोटल होंगे, तो 5 पेपर्स पर आप रिव्यू लिखकर, ठीक है ना, किसी भी टॉपिक का 5 पेपर्स का रिव्यू लिखकर आप पब्लिश करवा सकते हैं, ठीक है। ओके क्लास, आप लोग आज बस रिमाइंडर ईमेल्स डाल दें सब, ठीक है। आप 2 से तो मेरी बात हुई है, बाकी जो भी प्रेजेंट नहीं है उनसे कहें कि वो दोबारा से जो है आज रिमाइंडर ईमेल्स करते हैं, ठीक है। हम 2 से 3 बार रिमाइंडर ईमेल्स डालकर फिर हम अपना टॉपिक या फिर ऑथर चेंज करेंगे। ओके इरम, और ग्रुप में इन्फॉर्म करो। अल्लाह हाफिज।